घना जंगल रात की निस्तब्धता में पूरी तरह डूबा हुआ है। हवा की एक ठंडी लहर पेड़ों की डालियों को जोर जोर से झकझोर रही है, जिससे सूखी पत्तियां जमीन पर रगड़ खाकर चरमरा रही हैं। इस सन्नाटे को चीरते हुए रणवीर के भारी कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी हर आहट अंधेरे में गूंजती है, जैसे किसी आने वाले तूफान की पूर्व सूचना हो। वह रुकता है, अपने चारों ओर की सघन झाड़ियों को गौर से देखता है। वातावरण में नमी और मिट्टी की गंध घुली हुई है। रणवीर अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। उसके पैर कीचड़ को धंसाते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं दूर किसी रात के पक्षी की चीख सुनाई देती है, लेकिन वह अपनी गति धीमी नहीं करता। उसके एक एक कदम के साथ जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही है, जो किसी बड़े टकराव के करीब आने का एहसास दिलाती है। वह पेड़ के तनों को छूते हुए दिशा भांपने के लिए सिर घुमाता है। अंधेरा इतना घना है कि केवल पैरों के नीचे दबती टहनियों की आवाज ही एकमात्र सच्चाई है। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और अपनी चाल थाम लेता है। रणवीर की दृष्टि सामने के घने अंधेरे में स्थिर हो गई। वहां एक आकृति स्थिर खड़ी थी, माधवन, बूढ़ा सन्यासी। वह अपनी लाठी पर हाथ रखे हुए हिलती हुई हवा के झोंकों के बीच बिल्कुल अचल खड़ा था। रणवीर ने अपनी मुट्ठी को खोला और फिर कस लिया। दोनों के बीच की दूरी कुछ ही गज की थी, लेकिन उस खाली जगह में सालों पुराना तनाव भर गया था। माधवन ने सिर थोड़ा सा झुकाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जो रणवीर के क्रोध को और भड़का रही थी। रणवीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके जूतों के नीचे सूखी टहनियां चटकने लगीं। उसने माधवन के चेहरे की रेखाओं को गौर से देखा, जो यादों के किसी पुराने युद्ध के निशान की तरह लग रही थीं। माधवन ने कोई हलचल नहीं की, बस उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध थीं। रणवीर ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसके माथे की नसें तनाव से उभर आई थीं। यह शांति किसी भी पल टूटने वाली थी। रणवीर का ध्यान माधवन के हाथों पर गया, जो अभी भी लाठी को मजबूती से जकड़े हुए थे। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे शब्दों के बिना ही उन 25 वर्षों की कड़वाहट का हिसाब कर रहे हों। रणवीर की आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसे सामने वाले पुराने पेड़ के तने पर पूरी ताकत से दे मारा। धातु की ठंडी आवाज जंगल की निस्तब्धता को चीर गई। पिस्तौल के टकराने से पेड़ की छाल का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा। रणवीर का हाथ अभी भी हथियार पर जमा था। उसकी उंगलियां ट्रिगर के पास कस गई थीं। उसने अपना चेहरा माधवन के करीब किया। उसके जबड़े तनाव से भिंच गए थे। उसने दहाड़ते हुए कहा, माधवन, मैंने सोचा था कि तुम दुनिया की तमाम मोह, माया और पुराने बंधनों से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन आज तुमने मेरी बहू अनाया का अपहरण करके यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे भीतर का वो पुराना अतीत अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वह एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे मिट्टी और सूखी पत्तियों के दबने की आवाज सुनाई दी। उसने पिस्तौल को वापस अपनी कमर में खोसा, लेकिन उसकी नजरें माधवन के चेहरे से नहीं हटी। उसने मुट्ठी को हवा में लहराते हुए चेतावनी दी कि तुम्हारी यह हरकत केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक युद्ध की घोषणा है। जंगल की हवा फिर से स्थिर हो गई, मानो रणवीर के इस हिंसक प्रहार ने प्रकृति को भी डरा दिया हो। माधवन ने रणवीर की धमकियों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने धीरे से झुककर जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। उसकी उंगलियों ने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और वह उसे धीमी गति से हवा में घुमाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, रणवीर, तुम्हारी यह आदत आज भी नहीं बदली है। तुम हर समस्या का समाधान केवल ताकत के जोर पर ढूंढना चाहते हो। उसने टहनी को हवा में एक वृत्त बनाते हुए घुमाया और रणवीर की ओर इशारा किया। उसका स्वर धीमा था, लेकिन उसमें एक तीखा कटाक्ष था, जो रणवीर के क्रोध को और अधिक उत्तेजित कर रहा था। माधवन ने एक कदम पीछे लिया। उसके पैर की धूल हवा में थोड़ी देर के लिए स्थिर रही। वह बोला, ताकत के दम पर तुम दुनिया झुका सकते हो, लेकिन जो घाव हमने 25 साल पहले दिए थे, उन्हें तुम अपनी बंदूकों से नहीं भर सकते। माधवन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने टहनी को जमीन पर फेंक दिया और हाथ पीछे बांध लिए। वह रणवीर की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई पुरानी, धुंधली हो चुकी तस्वीर देख रहा हो।
रणवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी को और अधिक जोर से भींचा। माधवन का यह शांत व्यवहार उस पुराने इतिहास की ओर संकेत कर रहा था, जिसे रणवीर हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था। जंगल की सन्नाटे में माधवन की आवाज गूंज रही थी, जो रणवीर के हर तर्क को काट रही थी। रणवीर के चेहरे की नसें तन गईं। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गईं। उसने एक झटके के साथ अपना शरीर सीधा किया। उसके जूते की एड़ी ने जमीन की सूखी मिट्टी को गहराई तक धंसा दिया। उसकी आंखों में चमकता क्रोध अब एक स्पष्ट चेतावनी में बदल चुका था। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और अपनी तर्जनी उंगली माधवन की ओर तान दी। उसने भारी आवाज में कहा, अगर किसी और ने यह हरकत की होती तो मैं अभी उसका अंत कर देता। उसके शब्द जंगल के सन्नाटे में किसी पत्थर के गिरने की तरह गूंज रहे थे। रणवीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे दोनों के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो गई। वह माधवन की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, लेकिन तुम मेरे पुराने साथी रहे हो। मैं अभी भी उस साझा अतीत का सम्मान करता हूं। उसने अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला किया और फिर से मजबूती से जकड़ लिया। उसने एक ठंडी सांस ली और धीमे लेकिन कठोर स्वर में जोड़ा, मैं तुम्हें यह आखिरी बार कह रहा हूं, इस लड़की को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। इसके बाद मेरी सहन शक्ति का बांध टूट जाएगा। रणवीर का पूरा शरीर एक धनुष की तरह तन गया था, जो किसी भी क्षण छूटने के लिए तैयार था। उसने अपनी नजरें माधवन के चेहरे से नहीं हटाईं, जैसे वह उसकी अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। वातावरण में तनाव इतना अधिक था कि हवा का चलना भी थम गया। रणवीर की आंखों में अब धैर्य की कोई जगह नहीं बची थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, माधवन, अपनी ये हरकतें बंद करो और अनाया को तुरंत मुक्त करो। उसका स्वर जंगल की शांति को चीरते हुए दूर तक गूंज उठा। माधवन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अनाया के कंधे पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। अनाया दर्द से कराह उठी। उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली और वह झटके के साथ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। आरव की सांसें अटक गईं। उसने अपने पैर आगे बढ़ाए, लेकिन रणवीर ने उसे रोक लिया। रणवीर के चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण था। उसने अपना हाथ आरव के कंधे पर रखा, लेकिन आरव ने उस हाथ को जोर से झटक दिया। आरव की नजरें केवल अनाया पर थीं, जो जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। आरव ने अपनी मुट्ठियां इस कदर भींची कि उसकी नसों में तनाव साफ दिखने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और माधवन की ओर देखते हुए कहा, बस बहुत हुआ, उसे छोड़ दो। माधवन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने अनाया को और अधिक कसकर पकड़ लिया। खतरा अब अपने चरम पर था। जंगल के पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद कर चुकी थीं, जैसे पूरा वातावरण इस टकराव के परिणाम का इंतजार कर रहा हो। रणवीर ने अपना संतुलन खोते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके बूटों की आवाज सूखी पत्तियों पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हर सेकंड के साथ स्थिति और अधिक विस्फोटक होती जा रही थी। माधवन ने बिना कोई शब्द कहे अपनी झोली में हाथ डाला। उसकी उंगलियां एक खुरदरी सतह को छूती हुई आगे बढ़ीं और एक छोटी पारदर्शी कांच की शीशी बाहर निकाल लाईं। शीशी पर चंद्रमा की हल्की रोशनी पड़ते ही वह अजीब तरह से चमक उठी। उसने शीशी का ढक्कन धीरे से घुमाकर खोला, जिससे एक हल्की सी खनक की आवाज शांत जंगल में गूंज उठी। माधवन ने अपनी ठंडी नजरें आरव पर टिका दी। उसने अपनी आवाज को धीमा लेकिन स्थिर रखते हुए कहा, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, मुझे केवल आरव के रक्त की 3 बूंदें चाहिए। यह कहते ही उसने शीशी को आरव की ओर बढ़ाया। जंगल की हवा में एक भारीपन सा छा गया। रणवीर ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन माधवन का रुख अडिग था। माधवन ने अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए जोर दिया, केवल 3 बूंदें, और फिर मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। आरव स्तब्ध होकर उस शीशी को देखता रहा। उसके आसपास का शोर जैसे अचानक थम गया। माधवन के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसके द्वारा की गई मांग की क्रूरता के विपरीत थी। उसने शीशी को हवा में लहराया, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से आरव को अपनी ओर बुला रहा हो। आरव के पैर जमीन पर जम गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी रगों में बहता खून
किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। माधवन का हाथ स्थिर था, जैसे वह इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा हो। आरव के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने शीशी की ओर देखते हुए अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसके गले में एक गांठ सी बन गई, लेकिन उसने उसे निगल लिया। आरव ने धीरे से अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर की ओर खिसकाया। उसकी बाहें कांप रही थीं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। आरव ने अपनी दाईं आस्तीन को कोहनी तक मोड़ लिया, जिससे उसकी नसों का उभार साफ दिखाई देने लगा। उसने सांस को गहरा खींचा और स्थिर स्वर में पूछा, 3 बूंद खून, आखिर क्यों? उसकी आवाज में अब डर के बजाय एक गहरा कौतूहल था। उसने माधवन की ओर एक कदम बढ़ाया, जैसे वह उस रहस्य के और करीब जाना चाहता हो जो इन बूंदों में छिपा था। आरव की उंगलियां अपनी ही कलाई को छूने लगीं, जैसे वह उस रक्त के मूल्य को समझने की कोशिश कर रहा हो जो माधवन मांग रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और अपनी नजरें माधवन के चेहरे पर टिका दी। जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। आरव के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उसने फिर से पूछा, तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? उसकी हर हरकत से यह स्पष्ट था कि वह अब केवल एक दर्शक नहीं था, बल्कि उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। आरव ने अपनी मुट्ठी खोली और हाथ हथेली ऊपर की ओर करके माधवन के सामने फैला दिया। वह अब जवाब चाहता था और उसकी आंखों में वह सवाल चमक रहा था जो इस पूरी स्थिति को एक नया मोड़ देने वाला था। रणवीर ने बिजली की फुर्ती से आरव का हाथ झपटकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरव के हाथ की नसें उभर आईं। रणवीर ने आरव को एक झटके के साथ पीछे की ओर खींचा और अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। वह अपनी सांसें तेजी से लेते हुए बोला, इसकी एक बात भी मत मानना। रणवीर की उंगलियां आरव के कंधे पर मजबूती से गढ़ी हुई थीं। उसने आरव को सीधे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखों में वह चमक गायब थी जो किसी युद्ध के मैदान में दिखाई देती है। वहां अब केवल एक गहरा डर और सुरक्षा की छटपटाहट थी। आरव ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ पत्थर की तरह स्थिर थी। रणवीर ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तुम नहीं जानते तुम किसके साथ खेल रहे हो। उसने आरव को पीछे धकेलते हुए खुद को माधवन और आरव के बीच एक ढाल की तरह खड़ा कर लिया। आरव ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन रणवीर का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वह हर पल माधवन की हरकत पर नजर रखे हुए था। रणवीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपने जबड़ों को कसकर भींच लिया, जैसे वह उन शब्दों को अंदर ही दबा रहा हो जो वह कहना चाहता था। जंगल की ठंडी हवा रणवीर के बालों को उड़ा रही थी, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। उसकी पूरी देह एक तनावपूर्ण स्प्रिंग की तरह थी जो किसी भी पल फटने को तैयार थी। उसने आरव को चेतावनी देते हुए फिर से कहा, पीछे हटो, अभी के अभी। माधवन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। सूखी मिट्टी और पत्तों के बीच लाठी की गूंज सन्नाटे को चीर गई। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और आरव की ओर देखते हुए भारी आवाज में बोला, 25 वर्ष पहले हमने एक ऐसी भूल की थी जिसकी कीमत आज तक पूरी दुनिया चुका रही है। माधवन की लाठी का सिरा जमीन के अंदर धंस गया। उसने अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया और अपनी उंगलियों को फैलाया, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ को दर्शा रहा हो। उसने धीमी गति से अपने पैर को पीछे खींचा और जमीन पर बने निशानों को मिटा दिया। माधवन ने फिर से कहा, अगर मुझे वे 3 बूंदें नहीं मिली तो आने वाला समय हजारों लोगों के लिए विनाश लेकर आएगा। आरव ने अपनी सांसें रोक लीं और वह स्थिर खड़ा रहा। रणवीर ने इस बात को सुनते ही अपने दांत मजबूती से भींच लिए। उसकी गर्दन की नसें तनाव से फूल गईं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और माधवन की ओर इशारा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। रणवीर के शरीर की मांसपेशियों में एक तीव्र कंपन हुआ। उसने अपनी मुट्ठी को हवा में लहराते हुए कहा, झूठ, तुम हमेशा अपने मकसद को धर्म का नाम देते आए हो। रणवीर ने अपनी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ लिया और वह पूरी तरह से माधवन पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गया। जंगल की हवा फिर से ठंडी हो गई और पेड़ों की टहनियों के आपस में टकराने की आवाजें तेज हो गईं। आरव इन दोनों के बीच एक अनकहे संघर्ष को महसूस कर रहा था, जहां एक तरफ माधवन की रहस्यमयी चेतावनी थी और दूसरी तरफ रणवीर का उग्र विरोध।
रणवीर ने एक तेज झटके के साथ अपनी गर्दन घुमाई और थूकते हुए जमीन की ओर देखा। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर टिकाया और माधवन की ओर एक चुनौती भरी नजर डाली। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी ये कहानियां अब और नहीं चलेंगी। 25 साल पुरानी बात को तुम आज के कत्लेआम का बहाना बना रहे हो। रणवीर ने अपने पैर से जमीन को जोर से कुरेदा। मिट्टी और सूखी पत्तियां हवा में उड़ गईं। माधवन शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं। उसने अपनी लाठी को फिर से ऊपर उठाया और हवा में एक घेरा बनाया। माधवन की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। उसने चेतावनी दी, तुम नहीं देख पा रहे हो कि क्या आने वाला है। अगर ये 3 बूंदें नहीं मिली तो ये जंगल ही नहीं, शहर के हजारों लोग इसी रात काल के गाल में समा जाएंगे। रणवीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके जूते सूखी टहनियों पर चटकने की आवाज कर रहे थे। उसने अपना हाथ माधवन की छाती के पास लाकर उसे पीछे धकेला। रणवीर की सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वह किसी भीषण युद्ध की पूर्व संध्या पर हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा हर शब्द एक जहर है। मैं तुम्हें एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। माधवन ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाए रखा और अपने शरीर का पूरा भार उस पर डाल दिया। उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समय बीत रहा है रणवीर, तुम अपनी जिद में पूरी दुनिया का विनाश देखोगे। दोनों के बीच की दूरी अब इतनी कम हो गई थी कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। माधवन ने रणवीर की चुनौती को अनसुना कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को हवा में अजीब तरह से मोड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां अनाया की ओर घूमी, हवा में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। माधवन ने अनाया के कंधे की ओर इशारा किया। अनाया का शरीर अचानक एक झटके के साथ पीछे की ओर खिंचा। उसने अपनी गर्दन को पीछे झुकाया और एक तेज चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। अनाया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उसके हाथ हवा में छटपटाने लगे। अगले ही पल वह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। सूखी मिट्टी उसके घुटनों के नीचे दब गई। माधवन ने एक बार फिर अपनी उंगलियों को बंद किया, जिससे अनाया का शरीर दर्द से और अधिक झुक गया। आरव जो कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा था, उसने अनाया की चीख सुनते ही अपना संतुलन खो दिया। उसकी आंखें फैल गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखा और घबराकर आगे की ओर लपका। वह अनाया के पास पहुंचने के लिए तड़प उठा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। आरव के होंठ कांपने लगे। उसने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा और अपने नाखूनों को हथेली में धंसा लिया। उसने एक ठंडी और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, बस करो, उसे छोड़ दो। आरव की आंखों में आंसू छलक आए और वह बेबस होकर माधवन की ओर देखने लगा। माधवन ने अपना हाथ स्थिर रखा, जिससे अनाया का दर्द और बढ़ गया। आरव के भीतर का संयम टूट गया था। अनाया की पीड़ा ने आरव के भीतर एक ज्वालामुखी सा फोड़ दिया। रणवीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रणवीर का हाथ झटक दिया। रणवीर का संतुलन डगमगाया और वह एक कदम पीछे हट गया। आरव के चेहरे की नसें तन गई थीं। उसने रणवीर की आंखों में देखते हुए अपना सिर ना में हिलाया। आरव ने तेजी से सांस ली। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने रणवीर को धकेलते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाया। आरव के पैर सूखी टहनियों पर पड़कर टूट रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल माधवन पर था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और स्थिर खड़े होकर बोला, रुक जाइए, मैं तैयार हूं। अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। आरव की आवाज में अब कोई थरथराहट नहीं थी, केवल एक पत्थर जैसा निश्चय था। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली कीं और अपने हाथ माधवन की ओर बढ़ा दिए। माधवन ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने अपनी गर्दन सीधी की और अपनी पत्नी की ओर एक अंतिम नजर डाली। हवा के झोंके ने आरव के चेहरे के बाल उड़ाए, लेकिन वह पल भर के लिए भी नहीं हिले। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और माधवन के सामने जाकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। आरव ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़ी कीमत को चुकाने की तैयारी कर रहा हो।
रणवीर पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसके हाथ अभी भी हवा में कांप रहे थे। माधवन ने बिना किसी शब्द के अपना हाथ हवा में लहराया। जैसे ही उसने उंगलियां खोलीं, अनाया के शरीर को जकड़ने वाला अदृश्य दबाव अचानक खत्म हो गया। अनाया का शरीर बेजान होकर आगे की ओर झुका। उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आरव ने एक झटके में उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनाया का सिर आरव के कंधे पर टिका और उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। वह अभी भी सदमे की स्थिति में थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह जोर जोर से हाँफ रही थी। आरव ने उसे अपनी छाती से सटा लिया और अपने हाथों से उसे सहारा दिया। अनाया के हाथ आरव की पीठ को जोर से पकड़ रहे थे, जैसे वह खुद को यकीन दिला रही हो कि वह सुरक्षित है। जंगल में सन्नाटा फिर से गहरा गया, लेकिन इस बार इसमें एक अजीब सी भारीपन था। आरव ने अपना चेहरा अनाया के सिर के करीब झुकाया। उसकी अपनी सांसें भी कांप रही थीं। उसने अनाया की पीठ को धीरे से सहलाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी माधवन पर टिकी थीं। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और आरव को देखा। उसकी पुतलियां डर से सिकुड़ी हुई थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से केवल एक धीमी और टूटी हुई सिसकी निकली। आरव ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। राहत का यह पल बहुत छोटा था, क्योंकि माधवन अभी भी उनके सामने पत्थर की तरह खड़ा था। हवा का एक झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां जोर से खड़खड़ाईं, जिससे आरव का ध्यान फिर से माधवन की ओर खिंच गया। उसने अनाया को एक तरफ किया और माधवन के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए माधवन ने अपनी झोली के अंधेरे में हाथ डाला और एक पतली चांदी जैसी चमकती सुई बाहर निकाली। सुई की नोक पर जंगल की धुंधली रोशनी पड़ते ही वह एक छोटे सितारे की तरह चमक उठी। माधवन ने अपनी पकड़ मजबूत की। उसके हाथ की नसें उभर आईं। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। आरव ने अपनी उंगली को सीधा रखा। वह स्थिर था, लेकिन उसकी सांसें अब बिल्कुल शांत हो चुकी थीं। जैसे ही माधवन ने सुई को आरव की उंगली के करीब लाया, धातु की ठंडी छुअन हवा में महसूस होने लगी। माधवन का हाथ 1 मिलीमीटर भी नहीं कांप रहा था, जबकि आरव की आंखों की पुतलियां सुई की नोक पर टिकी थीं। हर पल एक भारी सन्नाटे के साथ बीत रहा था। सुई की नोक आरव की त्वचा के बिल्कुल करीब पहुंच गई। आरव के हाथ की त्वचा पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया, जैसे वह सुई के स्पर्श का इंतजार कर रही हो। माधवन ने एक गहरी कर्कश सांस ली। उसने सुई को और करीब धकेला। आरव ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं। उस 1 इंच की दूरी में दुनिया का पूरा तनाव समा गया था। जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी जैसे अचानक बंद हो गई हों। माधवन की उंगलियां सुई के पिछले हिस्से पर कस गईं। आरव का हाथ हल्का सा फड़का, लेकिन उसने उसे वापस खींचा नहीं। सुई की नोक अब आरव की तर्जनी के पोर पर टिक गई थी। वह पल अत्यंत डरावना था, जहां एक छोटी सी धातु की नोक पूरी नियति को बदलने के लिए तैयार थी। आरव ने अपनी मुट्ठी को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया, यह स्वीकार करते हुए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सुई की नोक आरव की उंगली में धंसी। एक क्षण के लिए सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे समय खुद थम गया हो। आरव की उंगली के पोर से एक गहरा लाल रंग का बिंदु उभरा। माधवन ने कांच की शीशी को बिल्कुल नीचे रखा। पहली बूंद धीरे से लुढ़की और हवा में एक छोटा सा चाप बनाती हुई शीशी के भीतर गिरी। टप टप टप। कांच के अंदर टकराने की आवाज इतनी साफ थी कि वह जंगल की गूंज में स्पष्ट सुनाई दी। आरव ने दर्द के कारण अपनी आंखें मींच लीं। उसका हाथ माधवन की पकड़ में बुरी तरह कांप रहा था। दूसरी बूंद गिरी, जो पहली बूंद के साथ मिलकर एक छोटी सी लकीर बन गई। आरव के चेहरे की मांसपेशियां तनाव से सख्त हो गईं। उसने अपने दांतों को आपस में मजबूती से भींच लिया। माधवन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें केवल उस शीशी के अंदर गिरते हुए रक्त पर टिकी थीं। तीसरी और अंतिम बूंद का पल आया। यह बूंद बाकी 2 बूंदों से धीमी गति से उंगली के सिरे से अलग हुई। जैसे ही वह बूंद शीशी के तल को स्पर्श कर गई, आरव ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। उसकी उंगली पर एक छोटा सा लाल निशान उभर आया था। माधवन ने शीशी को अपनी आंखों के सामने उठाया। शीशी के अंदर वह 3 बूंदें अब किसी कीमती रत्न की तरह चमक रही थीं। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई।
और चारों ओर के पेड़ों की छायाएं जैसे हिलने लगी। आरव कांपते हुए हाथों से अपनी उंगली को दबाने लगा, जबकि उसके सामने माधवन एक अजीब सी शांति के साथ खड़ा था। यह वही पल था जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी थी। माधवन ने शीशी के ढक्कन को कसकर बंद किया। धातु की रगड़ और कांच के आपस में टकराने की एक तीखी आवाज सन्नाटे को चीर गई। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह बंद हुआ, शीशी के भीतर का रक्त एक पल के लिए स्थिर हुआ और फिर एक अद्भुत मंद रोशनी से जगमगा उठा। माधवन की आंखें उस चमक को अपने भीतर समेटने लगीं। उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे तनी और एक अलौकिक संतोष का भाव वहां उभर आया। यह केवल खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भाव था जैसे उसने सदियों से संजोया हुआ कोई अधूरा स्वप्न सच कर लिया हो। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो जंगल के अंधेरे को भी मात दे रही थी। वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो उसका अस्तित्व अब केवल उस शीशी के भीतर कैद 3 बूंदों से जुड़ा हो। आरव और रणवीर दोनों उसे देख रहे थे, लेकिन माधवन अब इस दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। उसके चेहरे पर फैली वह चमक इतनी तीव्र थी कि आसपास की हवा भी जैसे भारी और गर्म हो गई। उसने शीशी को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ कांपे। यह मुस्कान किसी विजय की नहीं, बल्कि एक अनिवार्य त्रासदी की शुरुआत जैसी थी। उसने शीशी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह कोई पवित्र धरोहर हो। उसके चेहरे की वह चमक अब उसके पूरे व्यक्तित्व को ढंक रही थी, जिससे वह एक साधारण सन्यासी से कहीं अधिक शक्तिशाली और डरावना लग रहा था। पूरा वातावरण एक अज्ञात ऊर्जा से थरथरा रहा था। माधवन ने शीशी को अपनी झोली में सुरक्षित रखा और आरव की ओर देखा। उसके होंठों पर एक गहरी शांति थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद पुत्र, शायद आज तुमने पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया है। उसके शब्द हवा में गूंजकर विलीन हो गए। माधवन मुड़ा और घने पेड़ों के बीच बनी पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। उसके पैरों की आहट सूखी पत्तियों पर चटकने की आवाज के साथ सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसकी आकृति पेड़ों की लंबी छायाओं में घुलने लगी। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह कुछ कह न सका। माधवन का शरीर पूरी तरह से अंधेरे की गोद में समा गया। अब वहां केवल घना जंगल और पेड़ों की सरसराहट बची थी। ठंडी हवा के झोंके शाखाओं को हिला रहे थे, लेकिन माधवन का कोई पता नहीं था। चारों तरफ एक भारी और दमघोंटू सन्नाटा छा गया। आरव के कानों में केवल अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने आसपास देखा। झाड़ियों के पीछे केवल सघन कालापन था। माधवन की उपस्थिति का हर निशान मिट चुका था। जमीन पर उसकी लाठी के निशान भी धुंधले पड़ गए थे। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि जंगल के जीव जंतु भी शांत हो गए थे। आरव उस खाली जगह को घूरता रहा जहां अभी कुछ क्षण पहले वह रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। हवा में अभी भी एक अजीब सी गंध तैर रही थी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वहां एक अनकही बेचैनी का साया था। जंगल की निस्तब्धता अब और भी अधिक रहस्यमयी हो गई थी। आरव धीरे से मुड़ा। उसकी नजरें रणवीर पर टिकीं। वह शख्स जिसे पूरी अंडरवर्ल्ड की गलियां एक नाम से पहचानती थीं, अब एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था। आरव की आंखें फैल गईं। रणवीर की ठुड्डी पर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी। वे आंसू थे। वे आंखें जिनमें कभी कोई शिकन नहीं देखी गई थी, आज पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। रणवीर की सांसें तेज हो रही थीं और उसका सीना भारी था। उसने अपने कांपते हाथों को ऊपर उठाया और अपनी आंखों को जोर से रगड़ा। वह अपनी आंखों से बहते पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उंगलियों के बीच से आंसू छलककर गालों पर आ रहे थे। उसके चेहरे की हर लकीर जैसे किसी पुराने जख्म को बयां कर रही थी। वह व्यक्ति जिसने आज तक किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, अब घुटनों के पास से थोड़ा झुक गया था। आरव का गला सूख गया। वह स्तब्ध था। उसके सामने खड़ा वह अजय योद्धा, जो पल भर पहले अपनी मूंछों के ताव और अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, अब एक टूटे हुए इंसान की तरह दिख रहा था। रणवीर ने अपनी हथेलियों को चेहरे पर दबा लिया, जैसे वह अपनी हताशा को दुनिया से छुपाना चाहता हो। उसके कांपते हुए कंधों की हलचल साफ देखी जा सकती थी।
आरव के मन में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। यह किसी हार का दुख नहीं था, यह कुछ और था। रणवीर जैसा पत्थरदिल इंसान जो मौत से भी नहीं डरता था, आज क्यों रो रहा था? यह दृश्य किसी भी दर्शक के दिल में एक खौफनाक सवाल छोड़ गया। वह अजय शख्स जिसका नाम सुनकर दुश्मन अपनी जगह जम जाते थे, आज खुद अपनी बेबसी में डूबा हुआ था। रणवीर ने अपनी हथेलियां हटाईं और शून्य में देखते हुए कांपती आवाज में बुदबुदाया, काश तुम्हें पता होता कि उन 3 बूंदों की असली कीमत क्या है। उसके शब्द जंगल की ठंडी हवा में जैसे कोई अभिशाप बनकर तैरने लगे। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर सूखी टहनियों पर पड़े और चरचराहट की आवाज गूंजी। उसने रणवीर का कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रणवीर एक झटके के साथ पीछे हट गया। उसकी आंखें अब भी गीली थीं, लेकिन उनमें एक गहरा डर झलक रहा था। 25 साल पहले का वो काला सच अब जैसे हवा में तैरने लगा था। रणवीर ने नीचे जमीन की ओर देखा, जहां धूल के कण चांदनी में चमक रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, यह सिर्फ खून नहीं था, ये उस कैद का ताला था जिसे हमने सालों पहले बंद किया था। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अनाया की ओर देखा, जो अब भी कांप रही थी। जंगल के अंधेरे में कहीं दूर से एक गिद्ध के चिल्लाने की आवाज आई, जो सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। रणवीर ने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब समय बदल चुका है और जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। आरव के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। रणवीर अंधेरे में धीरे धीरे ओझल हो गया। पीछे छोड़ गया केवल एक अनसुलझा रहस्य। आरव वहीं खड़ा रह गया, जबकि उसके कानों में रणवीर की आखिरी चेतावनी गूंजती रही। भविष्य का विनाश अब शुरू हो चुका था और वे दोनों इसके केंद्र में खड़े थे।